दिव्या माथुर ब्रिटेन में बसी भारतीय मूल की हिंदी लेखिका हैं। भारत से बाहर भी एक भारत है और वो है प्रवासी भारतीयों के दिलों में बसा भारत। प्रवासी भारतीय जिस देश में भी रहते हैं वे वहाँ एक लघु भारत बना लेते हैं। इनमें साहित्यकार भी शामिल हैं। ब्रिटेन में रह रही ऐसी ही एक प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय साहित्यकार हैं दिव्या माथुर। उनके रचना संसार की उपलब्धियां एवं पुरस्कार इतने अधिक हैं कि अगर बताना शुरू करूं तो कहानी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी नरगिस के फूल, मेरी ज़ुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। डैफोडिल्स उसके पसंदीदा फूल हैं और वर्ड्सवर्थ हैं उसके सबसे प्रिय कवि। कॉलेज के पहले साल में ही आलिया ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में वर्ड्सवर्थ की रचना डैफोडिल्स का पाठ किया था और प्रथम पुरस्कार के अतिरिक्त उसने सबकी बहुत सी तारीफ भी बटोरी थी। जब वो कविता पढ़ने का अभ्यास कर रही थी उसकी अम्मी उसे अपलक निहारती रहती। कितनी प्रतिभावान है उनकी बेटी, खुदा उसे बुरी नज़र से बचाए। अंग्रेजी तो ऐसे फर्राटे से बोलती है कि क्या कोई अंग्रेज बोलेगा। They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. आलिया को नरगिस के फूल बेहद पसंद हैं और अम्मी को गुलाब। गुलाब के अलावा अम्मी नरगिस के कंद हर पतझड़ में बो देती हैं जो सर्दी के उतरते ही खिलने शुरू हो जाते हैं। अम्मी की लगन और मेहनत का सेहरा आलिया पहने रहती है क्योंकि मोहल्ले भर में उसका छोटा सा बाग आलिया की बगिया के नाम से मशहूर है। आलिया का बहुत मन था कि वो कभी वर्ड्सवर्थ के देश जाए। कैसी होगी वहाँ की मिट्टी, प्रकृति और जनजीवन, जहाँ चप्पे चप्पे पर कवियों ने जन्म लिया। किंतु निमंत्रण मिला उसे अमेरिका से। उसने सोचा कि एक बार वो बस लखनऊ से निकल जाए, फिर वहाँ से ब्रिटेन की यात्रा करना आसान हो जाएगा। हो सकता है जावेद उसे हनीमून के लिए इंग्लैंड ले जाए। बहुत पैसे वाले हैं वे लोग। उसकी प्रसन्नता का पारावार न था। खुदा ने आखिर उसकी सुन ली थी। पीले डैफोडिल्स के बीच आलिया अपना सिर उठाए एक खिले फूल की ही तरह झूम रही थी। जावेद ने उसे न्यू जर्सी आने के लिए निमंत्रण जो भेजा था। देख लिया अम्मी, जावेद हमें आज भी नहीं भूले। आप बेकार में उन पर तोहमतें लगाती नहीं। डैफोडिल्स की बहुत सी डालियों को अपनी बाहों में समेटे आलिया कटाक्ष भरे स्वर में बोली। अम्मी थी कि तब भी बेचैन थी। जब जावेद आलिया की ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह आया गया और अब भी बेचैन है कि जब उसने उसे बुला भेजा है। ऐसे कैसे भेज दें अपने लखते जिगर को एक अनजान जगह, इतनी दूर कि वो चाह कर भी वहाँ ना पहुँच सकें। जन्म की अड़ियल आलिया जब जिद पर आ जाती है तो अम्मी लाचार होकर हथियार डाल दिया करती। घर और बाहर अब तक आलिया की ही चलती आई थी। वो सुबह शाम उसकी बलाएं लेती न थकती थी। यूँ तो उसने अब तक कोई ऐसी आसमानी ख्वाहिश कभी नहीं की थी जो उसकी विधवा अम्मी पूरी न कर सकें। ये मामला जरा संजीदा था। आलिया, जावेद यहाँ आकर तुम्हें ब्याह कर ले जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अम्मी, अब आप एक नया बखेड़ा तो खड़ा कीजिए मत। पहले आप कह रही थी कि उसने अमेरिका जाकर एक फ़ोन तक नहीं किया। अब जो वो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं तो भी आपको एतराज़ है। उन्होंने लिखा है ना कि वो किसी हालत में लखनऊ नहीं आ सकते। आप उनकी मजबूरी क्यों नहीं समझ रही? अम्मी की नासमझी पर आलिया को गुस्सा आ रहा था जो अब नाजुक डैफोडिल्स पर बरस रहा था। नरगिस को क्यों कुचले दे रही हो आलिया? खैर, ऐसा कहीं सुना है कि एक जवान लड़की चल दे एक पराये मर्द के बुलावे पर, वो भी 7 समंदर पार? उनकी मजबूरी है अम्मी। जानते हैं कितना खर्च किया है उन्होंने मेरे वहाँ जाने के तमाम इंतज़ामात पर। क्या तुम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? अपनी इकलौती बेटी को क्या मैं यूं ही विदा कर दूंगी? अम्मी भावुक हो उठी। अम्मी, आप ही तो कहती रहती हैं कि अच्छे लड़के आजकल दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलते। ऐसा मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती और आप जानती हैं कि मुझे कहीं विदेश में ही सेटल होना है। जो भी हो, तुम्हारा ब्याह तो मैं ठीक से ही करके भेजूंगी। तुम्हारी कौन सी उम्र निकली जा रही है? आलू छीलते हुए अम्मी ने कुछ सख्ती से कहा।
आपके इन पुराने आलूओं जैसी दाढ़ी मूछें निकल आएंगी तो मुझे कोई टके शेर भी नहीं पूछेगा। माफ़ कीजिएगा अम्मी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। जावेद क्या मेरे इंतज़ार करते बैठे रहेंगे? आलिया ने खटाक से अपना फैसला सुना दिया। आलिया, आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बड़े बड़े बह गए, गधा पूछे कितना पानी। अम्मी वैसे ही भरी बैठी थीं। उन्होंने अपने मन की बात अपने कलेजे पर पत्थर रखकर आखिर कह ही डाली। किसी तो तरह समझे उनकी लाडली कि जावेद का इरादा नेक न था। वो जानती थी कि जावेद ने जानबूझकर आलिया के टिकट और वीज़े का इंतज़ाम किया है ताकि उसे अम्मी का सामना न करना पड़े। अम्मी जावेद की एक एक नब्ज़ से वाकिफ़ जो थीं, ना समझ आलिया को ये कौन समझाए। आलिया अम्मी को अविश्वास के साथ देख रही थी। वो तो अम्मी के लिए चांद का टुकड़ा हुआ करती थी और जिगर की ठंडक। वो क्यों उसके मन की बात नहीं समझ रही? वो भला की खूबसूरत नहीं लेकिन स्मार्ट है। कितने ही लड़के उससे बात करने को तरसते हैं, पर उसने आज तक किसी को घास नहीं डाली। कितने हैंडसम है जावेद, कोई देखे तो देखता ही रह जाए। पर उन्होंने आलिया को ही क्यों पसंद किया था, ये बात अम्मी के गले नहीं उतर रही थी। बोलचाल बंद थी, दोनों अपने अपने अलावों में जल रही थीं। अम्मी जब नाश्ते या खाने के लिए आवाज़ देती तो आलिया आकर चुपचाप खा लेती और बिना कुछ बात किए अपने कमरे में चली जाती। कमरे से आती हुई खटपट की आवाज़ से मम्मी जान गईं कि आलिया तैयारी में लगी है। उनके हृदय को गहरा धक्का पहुंचा। स्कूल और कॉलेज से आलिया जब भी कहीं घूमने गई, हमेशा अम्मी ने उसका सामान बांधा। उसकी पसंदीदा लाल अटैची में हर चीज़ वो ऐसे करीने से रखती कि मजाल है कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस हुई हो। जावेद जब अमेरिका के लिए रवाना हुआ तो अम्मी ने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र मनाया था कि मरदूद दफ़ा हुआ। वहाँ जाने के बाद उसने आलिया की 8 महीने तक कोई खोज खबर न ली, ना ही उसे अपना वहाँ का फ़ोन नंबर दिया। आलिया का बुखार उतरने को ही था कि जावेद के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे और आलिया के मन में दबी हुई चिंगारी एकाएक फिर भड़क उठी। आधी आधी रात तक वे दोनों फ़ोन पर फुसफुसाते रहते। लिहाज और शर्म की वजह से अम्मी कुछ नहीं पूछती थीं कि आलिया खुद ही बताएगी, पर उसे कहाँ फुर्सत थी। आलिया, इम्तहान करीब हैं, पढ़ाई में दीदा ठोकने की जगह तुम फ़ोन पर समय बर्बाद कर रही हो। अम्मी झुंझला कर कह उठी। आप सो जाइए ना अम्मी, जावेद से इसी समय बात हो सकती है। 10.5 घंटे का फ़र्क जो है, और आजकल वो बिज़ी भी है बहुत, आलिया झुंझला कर कहती। आलिया को विदेश के रंगीन सपने दिखा रहा था जावेद। 3 महीनों के ही भीतर जब उसने आलिया के टिकट और वीज़ा के भी इंतज़ामात कर दिए तो अम्मी ने अपने हाथ हवा में उठा दिए। उनकी इजाज़त की परवाह किए बिना आलिया मुंह फुलाए चलने की तैयारी में लगी थी। बेचारी अम्मी का दिल जार जार रो रहा था। क्यों वो उनकी एक नहीं सुन रही थी? क्या वो उनकी ऐसी दुश्मन हो गई? अम्मी की समझ से बाहर था कि जावेद क्यों एक मामूली लड़की पर ऐसा फिदा था। उस जैसे हैंडसम लड़के को लड़कियों की क्या कमी हो सकती थी? दिन रात वो अल्लाह से यही दुआ मांगती कि आलिया को अक्ल बख्शे। हो सकता है कि वो जावेद पर यूं ही शक कर रही हों। आखिर आलिया BA पास है, खुदा न खास्ता कुछ हो भी गया तो सब संभाल सकती है। पर उनका मन था कि मान ही नहीं रहा था। हालांकि उनको एक तसल्ली ज़रूर थी कि जावेद मुसलमान था। आलिया किसी को भी पकड़ लाती तो बिरादरी में उनकी नाक कट जाती। एक बार ठीक से सोच लो आलिया, कहीं बाद में पछताना न पड़े, अम्मी ने दबी आवाज़ में कहा तो आलिया फट पड़ी। आपके पहलू में बैठे बैठे बूढ़ा हो जाने से तो हमें पछताना मंजूर है। अम्मी ने सोचा कि कैसी बेशर्म हो गई हैं आजकल की लड़कियां। इसके बाद अब क्या रह गया था कहने को। मन हुआ कि अपनी बचपन की सहेली बानों को सुनाए जो बरसों पहले बोस्टन में जा बसी थी, पर क्या और कैसे कहेंगी उससे कि उनकी चहेती बेटी बिना शादी के एक पराए देश जाने को तुली है। 20 जुलाई को जब टैक्सी घर के बाहर आकर रुकी तो मानो अम्मी का दिल ही बैठ गया। अम्मी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। जो भी होगा मैं आपसे शिकायत करने नहीं आऊँगी। हवा में नाक उठाए आलिया अपना स्ट्रॉलर उठाए टैक्सी में जा बैठी। अम्मी अपने बाल नोचती रह गईं। काश कि वो आलिया को खुशी खुशी विदा कर पाती। आलिया बेटा, अपना ध्यान रखना और अपने पहुँचने की खबर ज़रूर कर देना। उनकी बात शायद आलिया ने सुनी भी या नहीं, वो अपनी ही धुन में थी।
मन में तो उसके भी बड़ी दुविधा थी, पर खतरा उठाए बिना जीवन में क्या हासिल हो सकता है। जावेद ने उसे बहुत से सपने दिखाए थे। उनकी बड़ी सी कोठी है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता है, कि उसकी अम्मी कुछ सख्त किस्म की हैं पर दिल की बड़ी नेक हैं, कि शादी के बाद वो जल्दी ही अपना अलग घर बसा लेगा जैसा कि पश्चिम में रिवाज है, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएगा इत्यादि। मन को उलझाए रखने के लिए वो रास्ते भर बॉलीवुड फिल्में देखती रही। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उतरी तो ठीक दस्तावेज होने के बावजूद उसकी अच्छी खासी जवाब तलबी हुई। उसके पसीने छूट गए, जबकि जावेद ने उसे बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए तैयार किया था। बाहर आते ही उसे जब जावेद नज़र आया तो उसकी जान में जान आई, पर जिस स्वागत की उसे उम्मीद थी वो उसे नहीं मिला। उसके जहन में तो कुछ और ही था कि उसे देखते ही गले लगाकर चूम लेगा। पश्चिम में तो ये चलन आम है। उसका मन बुझ सा गया और उसने अपने मन को समझाया कि शायद थका हो, उसका दिमाग दफ्तर के 1000 कामों में उलझा हो। ढेरों सवाल आलिया के मन में कुलबुलाते रहे। जावेद था कि खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। जाने क्यों आलिया को बड़ा बदला बदला सा लग रहा था। रास्ते भर वो सिर्फ उसके चेहरे को ही देखती रही, पर वो पुराना वाला जावेद उसे ढूंढे नहीं मिला। न्यूयॉर्क में गाड़ी चलाना कोई आसान है क्या? चित्त लगाना पड़ता है। अपने सवालों से उसे परेशान नहीं करेगी। जावेद कह रहा था कि आलिया को भी ड्राइविंग सीखनी होगी। या खुदा, क्या वो कभी सीख पाएगी, वो भी अमेरिका की ड्राइविंग? 40 मिनट में ही वो घर पहुंच गए, जो 4 कमरों का एक 2 मंजिला मकान था, जहां जावेद अपने अब्बा, अम्मू, 2 भाई और एक भावज के साथ रह रहा था। बिना किसी आमद और दुआ सलाम के अम्मू उससे बड़ी देर तक घूरती रहीं। अब्बा और दोनों भाइयों ने भी खामोशी से उसके आदाब को तस्लीम किया। पूरा घर गोश्त की गंध से भभक रहा था। बानो आंटी से सुना था कि विदेश में भेड़ का गोश्त पकाया जाता है, जिसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आती है। चीकट हुए पर्दों और सोफ़ों से भी अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। आलिया के दिमाग में बसी कोठी से ये खस्ता हाल घर बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था, पर अपने जोशो खरोश में उसने बहुत सी खामियों को नज़रअंदाज कर दिया। जावेद की एक बहन भी थी जो अपने मियाँ के साथ इसी घर में आ बसी थी। उनका कमरा ऊपरी मंजिल पर था। कहने को उनकी अपनी रसोई थी, पर वे दोनों नाश्ते और खाने के वक्त नीचे ही बैठे दिखाई देते। दोपहर के खाने का वक्त था। एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठी भारी भरकम अम्मू टोस्टर में नान गरम कर रही थीं। कॉफ़ी टेबल पर गोश्त की बड़ी सी देग रखी थी। अपनी अपनी प्लेटों में गोश्त परस कर सब वापस अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए और टीवी देखते हुए खाना खाने लगे। अम्मा गर्म नान एक एक करके सबकी ओर उछालने लगी। मजाल है कि एक भी नान ज़मीन पर गिरा हो। आलिया बेतरह हैरान परेशान थी। ज़िंदगी में उसने ऐसा मंजर कभी न देखा था। अम्मी के गर्म और नरम फुलकों की याद में डूबी वो बड़ी ही मुश्किल से आधा नान गले से नीचे उतार पाई। उसकी भूख मर चुकी थी। आलिया को दूसरी मंजिल के ऊपर बनाए गए एक छोटे से एटिक में टिकाया गया, जिसकी छत बहुत ही नीची थी। उसका सीधे खड़ा होना भी मुश्किल था। वहाँ एक पुरानी कुर्सी के अलावा ज़मीन पर एक स्लीपिंग बैग रखा हुआ था। छोटी सी खिड़की पर पर्दा नहीं था, जहाँ से सिवा आसमान के कुछ नज़र नहीं आता था। जावेद का कहीं अता पता नहीं था। चाहे कागजात पर ही सही, अब वो उसका शौहर था। सुहाग रात के ख्वाब धरे के धरे ही रह गए। शायद ये अस्थायी तरतीब हो, शायद उनकी खास रात के लिए कमरा तैयार किया जा रहा हो। ऐसा कुछ था ही नहीं। रात आई और चली गई। वो अकेली ठंडे एटिक में जावेद का इंतज़ार करती रही कि शायद उसका हालचाल पूछने को ही आ जाए। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया हो। अम्मी को उसने फ़ोन पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। कैसे मान जाती कि जावेद के बारे में उसकी अम्मी सही थी? यह अच्छा हुआ कि वो अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करवा के आई थी। अम्मी हमेशा यही कहती थी कि पैसे और फ़ोन की हिफाजत वो अपनी जान की तरह करे, मुसीबत में यही काम आएंगे। ज़्यादातर डॉलर्स वो अम्मी के पास ही छोड़ आई थी, उन्हें यह जताने के लिए कि उसे अब इन पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जावेद ने उससे न जाने कितने हसीन वादे किए थे, जो पहने हो बस उसी में आ जाओ। यहाँ पहुँचते मैं तुम्हें ऐसी शॉपिंग करवाऊँगा कि तुम भी क्या याद रखोगी कि किस रईसजादे से पाला पड़ा है। आलिया हैरान थी कि उसे कोई भी नौकरी पर जाता नहीं दिखाई देता था। घर में भीड़ लगी रहती, शायद कोई छुट्टियाँ चल रही हों।
यहाँ अम्मों का एक छत्र राज्य था। उनके इशारों पर पूरा घर नाचता था, या कहें कि सब सहमे सहमे से दिखते थे। 3 दिन होने को आए। शॉपिंग तो दूर, जावेद से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हमेशा खीजी से दिखने वाली खदीजा भाभी को अम्मा दिन भर रताड़ती रहती और रात को भाईजान, जबकि वो 5 महीने के गर्भ से थी। दिन भर उसे रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, क्योंकि आलिया ने भाभी की जिम्मेदारियां भी ओढ़ ली थीं, ताकि कम से कम उनसे तो आलिया राबता कायम कर सके। पर भाभी थी कि जुबान खोलकर आलिया से बात करने को राज़ी ही नहीं थी, जैसे कि उन्हें आलिया से बात करने को मना कर दिया गया हो। पर क्यों? जावेद की बहन कुलसूम और उसके मियाँ सलीम ने तो जैसे आलिया से बात न करने की ठान रखी थी। अनादर और उपेक्षा आलिया के गले नहीं उतर रही थी। उसे लगा कि घर में उसकी कीमत मेज कुर्सी के जितनी भी नहीं थी। उसका खुमार तेजी से उतार पर था। दोपहर या रात को जब थकी थकाई आलिया अपनी कोठरी में पहुंचती तो उसे लगता कि उसके सामान की तलाशी ली गई थी। वो अपना पासपोर्ट, फ़ोन और कुछ डॉलर्स जो अपने साथ लाई थी हमेशा अपनी कुर्ती की जेब में रखती थी। चार्ज करवाने के बहाने जावेद ने सुबह जब उसका फ़ोन मांगा था तो आलिया के कान खड़े हो गए थे। आलिया ने उसे बता दिया था कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसे याद आया कि घर पहुंचते ही जावेद ने उससे अपना पासपोर्ट अम्मों के पास रखने को कहा था, ताकि कहीं गुम ना हो जाए। हर शाम को अजीब अजीब से मर्द घर में आते। आलिया से कभी चाय लाने को कहा जाता तो कभी शरबत, पर कभी किसी से उसका तारुफ नहीं करवाया जाता। आलिया सोचकर हैरान थी कि गैर मर्दों को उसे घूर घूर कर देखते हुए भी जावेद का खून क्यों नहीं खौलता। ख़ास तौर पर इस बात ने आलिया के मन में संदेह जगाना शुरू कर दिया था। पर किससे बात करे? मटमैली खिड़कियों के बाहर झांकना भी गुनाह था। नेक घर की लड़कियां खिड़की से बाहर नहीं झांका करती। अम्मों ने एक बार आलिया को सड़क पर आते जाते लोगों को देखने की कोशिश करते हुए देख लिया था। भाभी, मुझे कुछ पर्सनल शॉपिंग करनी है, आप मेरे साथ बाज़ार तक चलें, आलिया ने सुबह सुबह भाभी से जिक्र किया। जावेद से क्यों नहीं कहती? भाभी सिर झुकाए फुसफुसाई। इसके पहले कि आलिया कुछ और पूछती, अम्मों ने रसोई में घुसते हुए पूछा, क्या लगाई बुझाई हो रही थी? इन्हें कुछ खरीदारी करनी है। भाभी ने हकलाते हुए आलिया की ओर इशारा किया। तो क्या तुमसे इजाज़त ले रही थी? नहीं अम्मों, तुमसे जब बोलने को कहा जाए तभी मुंह खोलना, समझी? जैसे किसी ने करारा सा तमाचा आलिया के गाल पर मार दिया हो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उससे इतनी बदतमीज़ी से बात कर जाए। वो हक्की बक्की खड़ी रह गई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह ही ताकती रहोगी या कुछ काम काज भी करोगी? ना जाने कहाँ से उठा लाया है जावेद इसे। अम्मों बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। आपको अपनी जान की परवाह है तो यहाँ कभी अपनी ज़ुबान मत खोलना। एक बार अगर मारपीट शुरू हो गई तो, भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या अम्मी उसके लिए इसीलिए फ़िक्रमंद थी? आलिया के सिर में दर्द भी हो जाता तो अम्मी फट जान जाती थी। क्या वो जानती हैं कि आलिया के साथ यहाँ क्या हो रहा है? क्या करे, किसे फ़ोन करे? उन्होंने उसे बानो आंटी का नंबर तो दिया था, क्या उसकी मदद कर पाएंगी? फिर न्यूयॉर्क से काफ़ी दूर है बोस्टन। इसके पहले कि उसका फ़ोन भी छीन लिया जाए, उसे किसी को सूचना तो दे देनी चाहिए कि वो खतरे में है। अम्मी को बताने से कुछ नहीं होगा, वो परेशान हो जाएंगी। वैसे वो भी तो बानो आंटी को ही फ़ोन करेंगी। रात को सोने से पहले आखिर आलिया ने बानो आंटी को अपने यहाँ आने की खबर देते हुए टेक्स्ट किया कि सेफ़ कीपिंग के लिए वो उन्हें अपने पासपोर्ट की कॉपी और जावेद का फ़ोन नंबर कॉपी कर रही है। घर का पता तो वो अब तक नहीं जान पाई थी, सिर्फ ये जानती थी कि वे न्यू जर्सी में थे। और हाँ, हवाई अड्डे से घर आते वक्त जब वे रीगल बर्लिंगटन सिनेमा के सामने से गुजरे थे, जावेद ने बताया था कि यहाँ बॉलीवुड फिल्में चलती हैं। अब भी मुतमईन होकर सोना तो दूर, उल जलूल ख्यालों से लदी फदी आलिया का दिल था कि बैठा जा रहा था। अगली सुबह आलिया अभी अंगड़ाई भी न ले पाई थी कि अम्मू और जावेद उसके कमरे में आए और बिना उससे पूछे खूंटी पर टंगी उसकी कुर्ती में से फ़ोन, पैसे और पासपोर्ट लेकर चलते बने। तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ, बाहर जाने से पहले अम्मू ने सख्ती से कहा। जावेद, जावेद सुनो तो सही, आलिया पुकारती रह गई, लेकिन जावेद के सपाट चेहरे पर आलिया को पहचानने का भी कोई चिन्ह न था। असल में वे पहले ही दिन से समझ गए थे कि आलिया
भारत और पाकिस्तान से लाई गई उन तमाम लड़कियों जैसी बेवकूफ़ नहीं थी, इसलिए उसे जल्दी निपटाना नहायत ज़रूरी हो गया था। उसकी कीमत लगाई जा चुकी थी। नरगिस के फूलों की माफिक आलिया का मौसम क्या कभी वापस ना आने के लिए जा चुका था? अम्मी की बेइंतहा याद आई, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। काश कि वो बानो आंटी को एक फ़ोन कर पाती कि खतरा समीप है, कोई हादसा हो जाए तो क्या वो अम्मी और पुलिस को आगाह भी करेंगी या नहीं? क्या उसे मौका मिलेगा अम्मी के गले लगकर उनसे सॉरी कहने का? नीचे जाने में आलिया ने जानबूझकर देर लगाई। उसके साथ ना जाने क्या होने वाला था। उनका कहा नहीं माना तो कहीं वे उसका कत्ल ही न कर दें। उसने अपने बदन को कछुए की मानिंग सख्त कर लिया और मन को कठोर। वो कोई बेवकूफ़ लड़की थोड़ी ही है, जमकर मुकाबला करेगी। नीचे से 2 बार अम्मू ने आवाज़ दी तो वो बिना तैयार हुए ही नीचे चली आई। अम्मू ने उसे निहायत गुस्से से देखा। बैठक में बैठे हुए 2 मुस्टंडे बेशर्मी से उसका मुआयना करने लगे। आज पहली बार चाय लेकर भाभी आईं और उन्होंने सबसे पहले कप उसी की ओर बढ़ाया। जी नहीं शुक्रिया, आलिया ने कहा। अब वो लेकर आई है तो पी लो, अम्मा ने लताड़ा। आलिया को लगा कि चाय में ज़रूर कुछ है। वो अपने कांपते हाथों में कप लिए बैठी रही और सब उसे ताकते रहे। फिर अचानक जावेद ने उसके हाथों से कप लेकर मेज पर रख दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। आलिया ने अपने को छुड़ाने की ज़बरदस्त कोशिश की। हेल्प हेल्प, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर वहाँ उसकी आवाज़ को कौन सुनता। अम्मू ने उसे बालों से पकड़कर उसका सिर पीछे की ओर किया और उसके खुले मुंह में चाय उलट दी। बेहोशी तारी होते वक्त उसने मुस्टंडों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। जब उसकी आंख खुली तो आलिया घबरा कर उठ बैठी थी। चारों ओर भीड़ लगी थी। उसका सिर बानो आंटी की गोद में था। सड़क पर उसे पुलिस वाले दिखाई दिए तो क्या किसी ने उसकी आवाज़ सुनकर पुलिस को फ़ोन कर दिया था? आलिया ने राहत की सांस ली। गर्म गर्म आंसू बानो आंटी के कपड़ों को भिगोने लगे। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची, तुम पर अल्लाह की नेमत बरसी है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद थीं, रोज़ फ़ोन कर रही थी कि जाकर आलिया से जल्दी मिलो। कल रात को जब तुम्हारा टेक्स्ट मिला तो मेरे दिल में हलचल मचने लगी। मैं फ़ौरन घर से निकल पड़ी। यहाँ पहुँची तो इन लोगों ने कहा कि तुम अपनी किसी सहेली के पास चली गई थी, जिसका पता भी इनके पास नहीं था। मैंने फ़ौरन तुम्हारी अम्मी से दरियाफ़्त की तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी कोई सहेली यूएस में नहीं रहती, तो मैंने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लो पहले अम्मी से बात करो, वो अपना जी हल्कान किए बैठी हैं। बानो आंटी ने अपना मोबाइल फ़ोन आलिया को पकड़ा दिया। मेरी बहादुर बेटी, अगर तुमने अपने शानदार दिमाग से काम न लिया होता तो खैर, अब जल्दी से घर लौट आओ। तुम्हारे इंतज़ार में बेचारे नरगिस के फूल मुस्कुराना भूल गए हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी डांटने के बजाय अम्मी उसकी तारीफ़ कर रही थीं। उसकी आंखें डबडबाने लगीं, पर उसने जल्दी से अपने पर काबू पा लिया। पुलिस वाले कमरे में आ गए थे। शायद वे उससे बात करना चाहते थे। आलिया ने एक पल को अपनी आंखें मूंद कर मुस्कुराते हुए नरगिस के फूलों के बीच अम्मी को खड़े देखा। वो भी अपनी कमज़ोरी किसी के सामने जाहिर नहीं होने देगी। मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी नरगिस के फूल। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।